हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। तो सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव यानी पराक्रम, भाई बहन के स्वामी हैं। और सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान है, स्वयं से द्वादश भाव में। और यहाँ सूर्य पर देखिए केतु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में धन एवं कुटुंब के घर में पीड़ित हो गए, अंश बल में भी कमजोर है। तो क्या होगा, पहले तो भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होगी, उनके सुख में कमी भी होगी, अगर होंगे भी तो उनसे मतभेद होगा। और धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं होगा, कुटुंब से मतभेद भी होगा, दोनों चीज होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, सूर्य का मंत्र जाप करना है, जल अर्पित करना है और शनि एवं केतु से संबंधित उपाय जो आपकी कुंडली में बताए गए हैं वह करना है। चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और चंद्रमा यहाँ नौवां भाव में विराजमान है, परंतु चंद्रमा किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। यहाँ पर उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। और चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष के द्वितीय के इनका जन्म है, तो यहाँ पर पक्ष बल में ठीक माना जाएगा। परंतु चंद्रमा के दोनों तरफ कोई शुभ ग्रह भी नहीं है। तो हालांकि चंद्रमा का फलादेश यहाँ होगा, भाग्य की उन्नति होगी, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु चंद्रमा जो है इसके दोनों तरफ कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, ना ही इस पर गुरु इत्यादि ग्रह की दृष्टि है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का आपको मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। हालांकि चंद्रमा यहाँ पीड़ित नहीं है और चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु भाव से नहीं देखता है, तो इसलिए यहाँ शनि के घर में विराजमान होकर भी परेशानी नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको लाभ ही देंगे और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। परंतु मंत्र जाप जब चंद्रमा का समय आए, टाइमिंग मतलब महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आए, तो इसका मंत्र जाप वगैरह करते रहना चाहिए जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल इस कुंडली में आमदनी के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं। तो मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। आमदनी के लिए तो ठीक है, परंतु स्वास्थ्य के लिए अकारक माना जाता है यदि मंगल लग्न से इत्यादि से संबंध बनाए तब। तो मंगल इस कुंडली में देखिए यहाँ पंचम भाव में विराजमान है और उसके साथ शनि भी विराजमान है, यानी मंगल और शनि एक साथ विराजमान है। यह बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है, इसे विस्फोटक योग कहा जाता है। ऐसा योग जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित तो परेशानी होती है, और शनि मंगल दोनों जिस जिस भाव के स्वामी होते हैं उनसे भी संबंधित परेशानी होती है। यह बहुत ही परेशानी वाला योग है। हालांकि पंचम भाव में यह योग बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज भी होता है, बहुत विद्वान भी होते हैं, लेकिन इनसे संबंधित सुख में कमी भी होती है। तो यह योग बन रहा है पंचम भाव में शनि और मंगल का, तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त होगी, परंतु संतान से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और शनि कौन है, शनि जो है आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके आयु के भी स्वामी हैं। हालांकि यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है, परंतु मंगल के इसके साथ विराजमान हो जाने के कारण संतान से संबंधित भी परेशानी होगी और स्वास्थ्य, आयु, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल यहाँ से देख रहे हैं शनि के घर में, लेकिन यहाँ पर यह उनकी उच्च राशि होती है। तो देखिए विराजमान होंगे तो शनि को परेशान करेंगे, यह अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि करेंगे। इस दोनों बातों को समझिए, यह शनि का ही घर है, लेकिन शनि के साथ मंगल विराजमान हो जाएंगे तो स्वास्थ्य, आयु और भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी का योग बन जाएगा। लेकिन वापस मंगल यहाँ देख रहे हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि करेंगे, यहाँ दृष्टि डालकर मंगल परेशानी नहीं करेंगे। और यहाँ से मंगल खुद के घर में देख रहे हैं, यानी आमदनी बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। और द्वादश भाव में देखने से बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो मुख्य चीज़ आप यह जान जाइए कि मंगल को आपकी कुंडली के अनुसार प्रबल नहीं करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, इसका दान एवं उपाय करना है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में आकारक होते हैं और शनि के साथ विराजमान होकर भी अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। मंगल का सिर्फ आपको दान उपाय करना है और जो आपको कुंडली में उपाय बताए गए हैं वह करना है। इसका रत्न धारण नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, इसको प्रबल नहीं करना है।
बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में देखिए लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, सबसे कारक ग्रह है। माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भी स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है। बुध जो है देखिए यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। तो बुध के यहाँ विराजमान हो जाने से शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, धन, कुटुंब, इन सब चीजों में सुख में भी वृद्धि होगी, माता, भूमि, भवन का सुख भी प्राप्त होगा, परंतु अंश बल में बहुत कमजोर है। हालांकि यहाँ पर सूर्य के साथ भी विराजमान है, जिसको कि आदित्य योग भी कहते हैं, और गुरु के साथ भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी केंद्र के स्वामी है। तो यह सब अच्छा योग है। आपको यहाँ बुध को प्रबल करना है, बस आपको बुध को प्रबल करना है, जिससे कि आपकी शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, माता, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में भी वृद्धि होगी, और यहाँ आयु भाव में देख रहे हैं तो आयु में भी वृद्धि होगी। तो बुध को आपको सिर्फ प्रबल करना है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार के स्वामी है। और गुरु को बोला जाता है कि यह केंद्राधिपति दोष लगता है। तो केंद्राधिपति दोष का मतलब अकारक नहीं होता है, केंद्राधिपति दोष का मतलब होता है कि ऐसे ग्रह यदि ज़्यादा कमजोर रहें तो उन्हें प्रबल करना जरूरी होता है। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि केंद्राधिपति जो ग्रह होते हैं वह अपने अच्छे और बुरे किसी प्रकार का फल नहीं देते हैं, अकारक नहीं, अच्छे बुरे फल नहीं देते हैं किसी भी प्रकार का, ऐसा लिखा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, फल तो देते ही हैं, यह माना जा सकता है कि कम फल देते हैं। तो गुरु देखिए यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान है और 12 अंश के हैं, अंश बल में मजबूत भी हैं। तो क्या होगा, धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहेगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी, और गुरु दसम भाव में खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति बैंकिंग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त होगी, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। अब हम चलते हैं शुक्र के विषय में। तो शुक्र जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं। तो शुक्र को इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी हैं, कारक माना जाता है, लेकिन अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। देखिए शुक्र जो है 6 अंश के है मात्र, हालांकि सूर्य के साथ यह अस्त नहीं है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दूरी है। सूर्य 25 अंश के हैं और शुक्र 6 अंश के हैं, परंतु फिर भी अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। तो शुक्र यहाँ पर धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी धन का मतलब कि संग्रह होता है, सफलता प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ शुक्र को आपको मजबूत करना है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सके। और शुक्र यहाँ से देखिए आपके अष्टम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होगी। और शुक्र जो है विद्या बुद्धि के स्वामी हैं, और अष्टम भाव जो होते हैं विशेष गुप्त ज्ञान, किसी भी प्रकार की खोज रिसर्च का भी भाव होता है। तो इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ गुरु के साथ भी है जो कि ज्ञान के कारक है, यानी शुक्र कौन है, विद्या बुद्धि के स्वामी, और गुरु कौन है, विद्या बुद्धि के कारक हैं, दोनों साथ में विराजमान हैं और यहाँ देख रहे हैं। तो यह बहुत अच्छा योग है किसी भी प्रकार के रिसर्च या विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए। शनि इस कुंडली में जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी है, स्वास्थ्य एवं आयु के स्वामी है। तो त्रिकोण के स्वामी होने से तो कारक हो गए, लेकिन अष्टमेश होने से थोड़े अकारक भी हो गए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, शनि यदि अकेले यहाँ विराजमान होते तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता, परंतु मंगल के साथ विराजमान है, इसलिए उच्च राशि में विराजमान होने के बावजूद भी विद्या बुद्धि संतान, भाग्य की उन्नति और स्वास्थ्य और आयु में परेशानी होगी। यहाँ से दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव में तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख तो प्राप्त होगा, भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होंगे, परंतु विवाह में विलंब भी होगा। यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं आपके आय भाव में तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ शनि जब सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं और द्वितीय भाव में, तो धन एवं कुटुंब से संबंधित भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ देख लीजिए शनि और मंगल दोनों का आपको दान एवं उपाय करना है। शनि आपके कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं, परंतु यहाँ फलादेश के अनुसार भी यह अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, और मंगल से पीड़ित होने के कारण इनको भी परेशानी हो रही है। यह जिस भाव के स्वामी हैं उसको भी परेशानी होगी, और यह जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ भी परेशानी होगी।
तो इसलिए यहाँ पे शनि और मंगल से संबंधित जो उपाय आपकी कुंडली में बताए गए हैं वह उपाय करना है। शनि और मंगल का रत्न आपको धारण नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाग्य भाव का स्वामी है और कोई मूर्ख आपको बता दिया रत्न धारण कर लो तो आपने रत्न धारण कर लिया। तो इन दोनों का रत्न नहीं धारण करना है। आपकी कुंडली में जो विशेष उपाय बताए गए हैं सिर्फ वही उपाय करना है आपको। अब राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु इस कुंडली में देखिए बुध के घर में विराजमान है। तो राहु बुध के घर में बहुत अच्छा फल देते हैं। माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के क्षेत्र में परेशानी होती है। और यहाँ दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहेगा, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता और सहयोग भी प्राप्त होती है। अर्थात कि राहु सिर्फ चतुर्थ भाव के में तो अच्छा फल दे रहे हैं, बाकी तीनों जगह अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना आवश्यक है। केतु यहाँ गुरु के घर में विराजमान है। तो गुरु के घर में केतु परेशानी नहीं करते हैं ज़्यादा, अगर करेंगे भी तो बहुत सामान्य, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु यहाँ द्वितीय भाव में दृष्टि डालने से धन एवं कुटुंब से संबंधित भी परेशानी होगी। पराक्रम भाई बहन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। वाणी में भी उग्रता रहेगी, क्योंकि केतु जो है उनमें मंगल के समान गुण होते हैं और बहुत उग्र मतलब कि उनका स्वभाव होता है। और यहाँ लग्नेश पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये सब मतलब अच्छा योग नहीं है धन कुटुंब स्वास्थ्य के लिए। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है। और यहाँ षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इस प्रकार आप सभी ग्रहों से संबंधित फलादेश आप समझ चुके होंगे। और कई बार होता है कि हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते तो बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाती है। जैसे षष्ठ भाव है तो कभी मुंह से अष्टम भाव निकल गया या कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए वह सब आप अपनी कुंडली में देखें, वहाँ विस्तार से सही प्रकार से लिखा गया है। कुछ मिस्टेक अगर हो भी जाए तो उस पर आप ध्यान न दें, कुंडली के अनुसार आप समझ लें। मुख्य उद्देश्य हमारा यहाँ है ग्रहों से संबंधित फलादेश को समझाना कि कौन सा ग्रह किसके साथ क्या संबंध बना रहे हैं तो क्या लाभ हानि होगा। हरिओम तत्सत।